यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि जिन भी बच्चों का मई 2023 में एग्जामिनेशन है उनको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, किन बातों को ध्यान दें कि एक बार में उनका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। देखो, इतना तो है कि मई 2023 का जो एग्जामिनेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, क्योंकि नया सिलेबस भी आ रहा है और बहुत बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि अगर मैं रह गया पुराने में तो नए में कन्वर्ट करूंगा, करूँ ना करूँ, वट एवर। बेहतर होगा कि आप आराम से अपनी एग्जामिनेशन को बेहतर ढंग से प्रिपेयर करें और एक बार में आप इजिली निकाल सकते हैं। कुछ चीजों को अगर आप ध्यान दें तो इंस्टीट्यूट की एग्जामिनेशन इजिली आप क्रैक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक केस स्टडी में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, फिर आएंगे वीडियो पे। ठीक है, कि आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करना है। मान लेते हैं एक गांव है, ठीक है। गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। छोटा सा बस एक केस स्टडी है, 1-2 मिनट का, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं गांव है, गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक। और गांव में बड़ी सारी दिक्कत है। बैकवर्ड गांव है, हेल्थ का फैसिलिटीज नहीं है, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट हो गई, एजुकेशन का नहीं है, एंड बेसिक नीड्स भी नहीं है। कहने का मतलब कि गांव वाले जो है काफी परेशान है। उसी में दो मेहनती बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं, एक ए और दूसरा बी। ए बहुत कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, पर उसको पता है कि जब मेरे पास सुविधाएं नहीं है तो मेरे लिए करना इतना आसान नहीं है, और वो इसके लिए हमेशा किसी ना किसी को ब्लेम देता रहता है ना। जैसे कि नेता लोग हो गए, डेवलप नहीं किया, गांव पीछे रह गया। अपने माँ बाप को बोलता है आप लोग कमाए नहीं तो मैं पीछे रह गया, अगर आप लोग अर्न करते, मैं अफोर्ड कर पाता तो मैं कुछ और करता, यहाँ से हम बाहर निकलते, है ना। और टेक्निकली देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ना थोड़ा सही दिखेगा, है ना। कि अगर सही में कोई ना कोई अगर इस चीज को चेंज करने की कोशिश करता तो ए वो चीज पूरा कर सकता था जो ए को लग रहा है कि उसके पास कमी है, चाहे पढ़ने की इच्छा हो, एनीथिंग, ठीक है। वैसे ही बी है, एंड बी को पता है ये बात। बी की जो माइंडसेट है उसको पता है ये बात कि यहाँ से एक तो ऑप्शन है कि सारी दिक्कत कोई आके ठीक कर दे, तब हमारी दिक्कत ठीक हो जाएगी। यह एक ऑप्शन है कि मैं इतनी मेहनत करूं कि ये दिक्कत जो भी है ये मेरे पे अप्लाई ना हो, इन सब से मैं परे निकल जाऊं। साथ ही में अगर इतना इंसान मेहनत करके आगे बढ़ता है तो वो जरूर कोशिश करेगा कि जितने के लिए हो पाए वो बेहतर जिंदगी दे, जितने के लिए हो पाए वो उनकी भी दिक्कत में उनका मदद करे, ठीक है। चलो, और साथ ही में एक और बात मैं अब लास्ट में आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। ये जो विलेज है ना, ये है ICAI CA इंस्टीट्यूट, और ये जो विलेज की दिक्कत थी ना, गांव की दिक्कत, ये इंस्टीट्यूट की दिक्कत है। इंस्टीट्यूट में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ। कभी क्वेश्चन गलत प्रिंट हो जाते हैं, एक क्वेश्चन गलत आ गया या कोई डेटा गलत आ गया, कभी सजेस्टेड आंसर में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, कभी चेकिंग सिस्टम में आपको कैसे कैसे वीडियो देखने को मिलती है, ठीक। तो ये है इंस्टीट्यूट की दिक्कत, जैसे हमारे वीडियो में गाँव की दिक्कत था, ठीक। अब आपके ऊपर है कि आप ए माइंडसेट लेके आगे बढ़ते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूट में जो दिक्कत है वो तो है, आप किस तरीके से देखते हैं कि इस दिक्कत को ठीक करना जरूरी है, या ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, क्वेश्चन खराब आया, रिजल्ट कम आ रहा है, या फिर आप बी वाले माइंडसेट के बच्चे हैं, ठीक। चाहे तो आप बी वाले माइंडसेट के बच्चे बन सकते हैं, किसी को भी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, बस एक सिनारियो रख रहा हूँ फिलहाल आपके पास। और बी वाला बच्चा कौन सा है, जिसको पता है कि इंस्टीट्यूट जैसा पेपर सेट करेगा वैसा करेगा। एक काम करता हूँ, मैं जबरदस्त तरीके से पढ़ता हूँ और मैं अपनी एजुकेशन का लेवल, अपनी प्रैक्टिस का लेवल इतने ऊपर लेके जाता हूँ कि इंस्टीट्यूट में कोई खराब भी क्वेश्चन आए ना तो मेरे रिजल्ट पे फर्क ना पड़े, ठीक है। कितना ही खराब आएगा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन तो खराब कभी नहीं आएगा। रिजल्ट भी अगर टाइट होता है ना तो मेरे रिजल्ट में फर्क ना पड़े, यानी कि मेरी क्षमता, मेरी कोशिश इतनी हो कि इंस्टीट्यूट की जो लेवल है ना उससे ऊपर हो, ठीक है। रिजल्ट खराब भी आता है तो बहुत सारे बच्चे तो पास होते ही होंगे। अगर 7% भी रिजल्ट आए तो 7% में बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, तो मैं उस 7% में क्यों ना बनूं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। जितना भी 3 महीने, 3.5 महीने आपके पास बचे हुए हैं, आप किस माइंड सेट से पढ़ते हैं। अगर कम समय है तो मैं यही बोलूंगा, ए वाले माइंड सेट को एडॉप्ट नहीं करना है। मैं गलत नहीं बोल रहा, अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है तो ठीक, वो जो दिक्कत सोच रहा है वो दिक्कत है, वो है, ये तो फैक्ट है। लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इस 3 महीने में अगर आपको क्रैक करके आगे बढ़ना है तो आप बी वाले माइंडसेट को एडॉप्ट करें, ठीक है। चलो, एग्जाम की अगर हम बात करें तो देखो, मेरे हिसाब से एग्जाम अबव एवरेज आनी चाहिए, एवरेज आनी चाहिए, बिलो एवरेज तो नहीं आएगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, अब कोर्स हो गया पुराना, ओल्ड कोर्स में 7-8 अटेम्प्ट हो चुके हैं, और जब अटेम्प्ट पुराने हो जाते हैं तो क्वेश्चन का लेवल ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट इंक्रीज करता है, ठीक। हाँ, नया कोर्स जब आएगा तो डेफिनेटली वहां पे इजी क्वेश्चन आएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि नए कोर्स में रिजल्ट भी ज्यादा आएगा इनिशियली, ठीक है।
पर जो मई 2023 में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक, अब कोर्स कब आएगा, कब इम्प्लीमेंट होगा, ये सब मत लिखना कमेंट में, जब भी आएगा हमें पता चल ही जाएगा, है ना। इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, कब से इम्प्लीमेंट होगा, कैसे होगा। ये जो कुछ बातें हैं जो आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में ध्यान देना है। किसी भी लेवल पे अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और चाहते हो कि एग्जाम बहुत बेहतर जाए, तो इन पॉइंट को जरूर ध्यान देना। नंबर 1, कंसेप्ट ओवर क्वेश्चन। हमेशा प्रायोरिटी देना कि कंसेप्ट पहले क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और सेकंड प्रायोरिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस को। बहुत सारे बच्चे जो कंसेप्ट अच्छे से समझे नहीं है बट स्टिल सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन देख लिया टीचर का, रटने की कोशिश मत करो, ये कभी नहीं होने वाला है। जैसे जैसे सिलेबस का वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ेगी, आपको समझ के ही करनी पड़ेगी, याद करना संभव नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, 2 क्वेश्चन कम भी करोगे बात बन जाएगी। कंसेप्ट में ही दिक्कत है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, तो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करके जाओगे, वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये एक चीज हमेशा याद रखना, कंसेप्ट जो है ना, नॉलेजेबल इंसान क्रिएट करता है। जिसके पास कंसेप्ट क्लियर है वो नॉलेजेबल इंसान है। क्वेश्चन जो है कि कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, चीजों को समझ नहीं रहा है, एक डम इंसान क्रिएट करता है। आप खुद बोलो, कोई ऐसे बच्चा हो जो समझा नहीं है ढंग से, आपको भी पता है कि कंसेप्चुअली वो समझा नहीं है, बस चीजों को याद कर रहा है, ठीक है, एंड प्रैक्टिस कर रहा है। आपको भी पता है कि वो चीज उसके दिमाग में नहीं रहने वाली है, आधा सॉल्यूशन कोई और क्वेश्चन का करके आएगा, आधा सॉल्यूशन कोई और क्वेश्चन को, और दोनों को जोड़ दोगे, अगर कंसेप्ट भी है और क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो आप एक स्टूडेंट नहीं, आप एक टीचर जैसे हो गए। टीचर कोई पोस्ट तो नहीं है, टीचर वही जिसके पास इतना तो पता है कि वो किसी और को बता सके, पढ़ा सके। तो कंसेप्ट अगर आपको पता है और क्वेश्चन भी पता है, तब जाके बात बनेगी एग्जामिनेशन में। दोनों में से कहीं भी आपको कमजोर नहीं होना। कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अल्टरनेटिव डेज में 12-12 घंटे पढ़ने से बहुत बेहतर है कि डेली 6 घंटे पढ़ो। कंसिस्टेंसी हैज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। रिटेंशन पावर है, कंपाउंडिंग पावर। आप बोलोगे सर कंपाउंडिंग पावर कैसे हो गया, कंपाउंडिंग तो नंबर पे लगता है, ये आप नहीं समझोगे। कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है ना जो आपकी रिटेंशन को ऐसे बढ़ा देगी कि जो चीज आप 2 घंटे में याद कर पाते थे ना, कंसिस्टेंसी की वजह से एक समय आएगा वो चीज आपको आधे घंटे में भी याद होगी और पहले से ज्यादा स्ट्रांग तरीके से याद होगा। तो कंसिस्टेंसी रखना है, डेली आपको पढ़ाई करना है। किसी दिन हो सकता है कोई काम में बिजी हो, थोड़ा कम पढ़ो, बट कोई नहीं, थोड़ा ना थोड़ा आपको डेली पढ़ना है। अवॉइड सोशल मीडिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैंने 11 आवर्स की स्टडी करी, ठीक है, तो 2 घंटे तो सोशल मीडिया चला ही सकता हूँ, या 1 घंटे, 1 घंटे ले लेते हैं, 2 घंटे तो ज्यादा हो गया, 1 आवर्स। देखो 11 घंटे की स्टडी आपने करी, 1 घंटे सोशल मीडिया खराब करके ना, 1 घंटे सोशल मीडिया चला के आपने उस 11 घंटे की स्टडी को 5 आवर्स कर दिया। 11 घंटे की पढ़ाई आपके दिमाग में नहीं रहने वाली है अगर आपने 1 घंटे सोशल मीडिया चला लिया तो। एंड में आपको अगले दिन सिर्फ 4-5 घंटे की ही पढ़ाई रहने वाली है दिमाग में, ठीक है। तो सोशल मीडिया को आपको कम से कम चलाना है। सोशल मीडिया से जो डोपामाइन रिलीज होता है, जो खुशी रिलीज होता है, उसकी वजह से इंसान इतना उसमें खो जाता है। आप कभी यूट्यूब चला के देखो, आप चलाते रह जाओगे, चलाते रह जाओगे, लिया था आपने ब्रेक 10 मिनट्स का, कब 20 मिनट्स हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। पर आप पढ़ाई करो 3 घंटे के लिए पढ़ने बैठो, ठीक, उस 3 घंटे में आपको इतने बार रियलाइज होगा ना कि 3 घंटे खत्म नहीं हो रहे, है ना। तो इसलिए आपको सोशल मीडिया को बिल्कुल नहीं, अगर आपको करना ही है, घूमने जाओ, खेलने जाओ, है ना, दोस्त सबके साथ बातें कर लो, गाना सुन लो, कुछ ऐसी चीज करो जो सोशल मीडिया से अलग है, ठीक है। सोशल मीडिया में इन्वॉल्व नहीं होना है। एक बार रिजल्ट आ गई ना, सब अच्छा लगेगा, सोशल मीडिया भी अच्छा लगेगा, दोस्त भी अच्छे लगेंगे, ठीक। तो घूमने फिरने चले जाया करो, लेकिन सोशल मीडिया में टाइम मत बिताओ, ये ना आपके दिमाग को डम बना देता है। सोशल मीडिया में ज्यादा टाइम बिताओगे, रिटेंशन पावर नहीं रहेगी, चीजें बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। माहौल में रहना बहुत जरूरी है। कितने देर आप माहौल से बाहर जाते हैं, ये बहुत, देखो आप चीजों को करोगे ना, कोई गेम खेल लिया, कुछ कर लिया, आपके दिमाग से डेटा इरेज नहीं होगी, बल्कि और आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगा। टाइम टेबल और टारगेट बेस्ड स्टडी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर टाइम टेबल बता दो। देखो अब ना आप लोग बड़े हो गए हो, आपको टाइम टेबल से नहीं पढ़ना चाहिए, टारगेट बेस्ड स्टडी करनी चाहिए। टाइम टेबल बना के पढ़ा, मान लीजिए 14 आवर आपने पढ़ी, पर 14 आवर में आउटपुट कितना निकला नहीं ये जरूरी है। ट्रेडिशनल तरीका था ये आवर बेस्ड स्टडी करना, ठीक है। अब टारगेट बेस्ड स्टडी करो। बड़े बड़े कॉर्पोरेट में भी देखो आज की डेट में क्या होता है, टाइम टेबल अनुसार काम नहीं कराते कि बस आप 6 घंटे 8 घंटे बैठिए काम करिए जाइए, ठीक है। अब टारगेट बेस्ड हो गया है,
आप 8 घंटे में करो या हो सकता है 7 घंटे में कर लो, 7 घंटे में चले जाओ, नहीं कर पाए तो 9 घंटे करो, पर टारगेट पूरा होना जरूरी है, इसलिए टारगेट बेस्ड स्टडी करो। सोच लो कि दिन में ये कंप्लीट करना है। ऑब्वियसली 90% केसेज में आपसे टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, ये जेन्युइन बात है, हम लोगों से भी नहीं होता, ठीक है। जो भी आप सोचोगे कुछ ना कुछ काम आ जाएगा, या कुछ ना कुछ आप, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि हमेशा टारगेट अपनी कैपेसिटी से बड़ा बनाएगा। बच्चा टाइम टेबल बनाएगा, ऐसा टाइम टेबल बनाएगा जो फॉलो ही नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हम लोग सोचते बहुत है कि इतना चीज कर लेना है, पर जेन्युइनली आप रियलिस्टिक वे में अगर देखोगे, जितना चीज कर पाना संभव है उतना ही आप कर पाओगे। अगला है रिस्ट्रिक्ट टू एग्जाम लिमिटेशन। इस चीज को बहुत आपको ध्यान देना है। देखो, आईसीआई का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, उसमें कुछ लिमिटेशंस है। ये नहीं कि कुछ भी उठा के पूछ देगा। अब मटेरियल से व्हाट इज मटेरियल तो नहीं पूछेगा ना, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मटेरियल, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक जेन्युइन स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन पूछेगा, और बहुत मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक। अगर मैं बोलूं तो एक सर्टेन लेवल तक की ही क्वेश्चन पूछेगा, उससे बाहर का क्वेश्चन बाई चांस एक पूछ दिया और उससे नीचे का क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। तो आप पढ़ने बैठो ना, तो आईसीआई की क्वेश्चन लिमिटेशन को ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आता है सिर्फ वही पढ़ना है। और सिर्फ बुरे बुरे जो क्वेश्चन होते हैं ना, लेंदी लेंदी, वो पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको देखना है कि इस चैप्टर से अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली 20 नंबर टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। कंसेप्ट क्लियर हो, फॉर्मेट याद हो, चीजें देखियो, बन जाएंगी अगर आया तो, ठीक। तो आईसीआई की जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, इसको ध्यान में रख के पढ़ाई करना है। कोई चैप्टर 5 मार्क का वेटेज रखता है, तो उससे इंपॉर्टेंट 5 मार्क की ही चीज को आपको निकालनी है, ठीक। बैठ के एक एक लाइन नहीं पढ़ना है, ऐसी स्टडी बिल्कुल नहीं करना आपको एग्जामिनेशन के टाइम में, ठीक। जो मेन क्वेश्चंस है जहां से आते हैं, चाहे थ्योरी या प्रैक्टिकल, उसको सिर्फ पढ़ना है, ठीक। कोई कोई क्वेश्चन होते हैं जो बाई चांस कभी आ गए या फिर नहीं आते, वैसे टाइप को भी ज्यादा ध्यान नहीं देना। और बिल्कुल छोटे छोटे आसान एक एक लाइन में लिखने वाले क्वेश्चन, उसमें भी आपको ज्यादा टाइम नहीं बिताने, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इस बात को ध्यान में रख के पढ़ाई करना है, ठीक है। मई 2023 के लिए बहुत सारी वीडियो अपलोड होने वाली है, कंटिन्यू रहेंगे हम लोग आप लोगों के साथ जब तक आप लोगों की एग्जामिनेशन हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियोज में।